अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पीटीआई की पॉलिसी में कोई यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ का मुज़ाहमती बयानिया नज़र आता है तो दूसरी तरफ उनके पार्टी कारकुनान मुखालिफिन से मेल मुलाकातें, इफ्तार पार्टियाँ अटेंड करते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो अपने खिलाफ बनने वाले लंदन प्लान की बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पिछले आर्मी चीफ से मुलाकात कर सकते हैं जिनसे खान साहब को बड़ी शिकायतें थीं तो वो आज भी सबके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि उनकी पार्टी में कुछ एजेंट्स हैं जो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तदर हलकों से और पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीटीआई की पॉलिसी आखिर है क्या, और क्या ये खिचड़ी जानबूझकर इसलिए पकाई जा रही है ताकि एक तरफ अवाम को अपने बयानिए के पीछे लगाए रखा जाए तो दूसरी तरफ हुसूल इक़्तिदार के लिए जो भी ज़रूरी लवाज़मात हैं वो भी पसे पर्दा पूरे होते रहें, जो भी ज़रूरी मुलाकातें हैं वो भी की जाती रहें। इसी मौजू पर करेंगे बात। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नज़मुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सब शुक्रिया। नज़मुल साक़िब साहब, बानी तहरीक इंसाफ आखिर चाहते क्या हैं? शुक्रिया रामीन। देखिए, उनकी ख्वाहिशात और विशेस जो हैं उसकी तो बड़ी तवील फहरिस्त है। अच्छा। और उसमें इससे पहले कि मैं ये आपको वो लिस्ट जो है वो 4-5 पॉइंट्स आपको बताऊं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि उन सारी ख्वाहिशात का पूरा होना या उनमें से एक का भी पूरा होना इस वक्त एज वी स्पीक मुमकिन नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि किसी तरीके से 2023 के कैलेंडर से 9 और 10 मई जो है ना उसको हज़फ कर दिया जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि हम 7 या 8 मई में चले जाएं और वो सारा कुछ ना हो जो कि हुआ, क्योंकि उसकी पादाश में जो कुछ हुआ, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ उनके साथ, जो कुछ हुआ वो उनको भुगतना पड़ रहा है, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो पहली ख्वाहिश उनकी ये हुई। दूसरी ये कि उनका दिल चाहता है किसी तरीके से वो जेल से निकल आए, खुद ब खुद निकल आए, यानी उनको दरख्वास्त ना करनी पड़े, किसी किस्म की डील वो करने को तैयार नहीं है, किसी किस्म को झुकाव की तरफ नहीं है, कोई उनको झुकने का मौका ही ना दे और वो किसी तरीके से खुद ब खुद जेल से निकल आए साफ सुथरे खुशकम खुश्क। ये उनकी दूसरी ख्वाहिश। तीसरी ख्वाहिश कि उनके बाहर आने तक पीटीआई जो है वो मुत्तहिद रहे। ये वो एक पॉइंट है जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सामने आ रहा है कि उनके अंदर के जो खलफशार हैं, जो उनके अंदर की जो चपकलिशें हैं, जो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हुए हुए हैं, टीवी पे आके बातें करते हैं, यानी सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, यानी लीडरशिप का क्राइसिस है। ये उनकी ख्वाहिश है कि उनके बाहर आने तक ये लोग मुत्तहिद रहें। फिर ये कि उनके तईं ये है कि उनका मैंडेट चुराया गया है। वो किसी तरीके से कोई ऐसा बोतल का जिन हो या कोई चिराग का जिन हो जो उनको वापस आके वो मैंडेट दिलाए और वो सारे ख्वाब जो उन्होंने 8 फरवरी से पहले देखे थे वो पूरे हो जाएं किसी तरीके से। याद रहे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनमें से कोई ख्वाहिश पूरे होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अगली उनकी ख्वाहिश ये है जो कि इम्पॉर्टेंट ख्वाहिश है, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में इनडायरेक्टली किया, कि ये जो ताकत के सरचश्मे हैं ये खान साहब की खुफिया खूबियों को दोबारा से मुहद्दब अदसे में रख के, कोई बनाकुलर्स वगैरह लगा के, कोई दूरबीन लगा के देखें, उनकी खुफिया खूबियों को दोबारा से उनको देखा जाए और फिर 2018 का सूरज जो है वो उनके लिए किसी तरीके से दोबारा तुलू हो। देखिए, ये ख्वाहिशात तो मैंने बताई हैं जो कि चंद हैं, बाकी भी बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पे उनकी बेगम साहिबा को तंग ना किया जाए, ये जहर देने वाली बात जो थी ये कैसी रही। मिसाल के तौर पे उनके साथ जेल के अंदर सलूक ठीक किया जाए। मिसाल के तौर पे उनको और उनके साथियों को मुलाकात करने दिया जाए। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, लेकिन बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मैंने बताई हैं। और अपनी इस वक्त की बात इस शेर पे ख़त्म करूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जितनी मैंने अपने इंट्रो में भी स्टेटमेंट्स बताई हैं बहुत ज़्यादा क्लैश करती हैं आपस में, फिर बानी कुछ कह रहे हैं, उनके जो अंडर कारकुनान है वो कुछ और कह रहे हैं, ये कन्फ्यूजन है वाकई या फिर ये कोई गुड कॉप बैड कॉप पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त पीटीआई में? क्योंकि ज़ाहिर है बयानियाँ भी सिरे से पकड़ के रखना है, मगर फिर इक़्तिदार कैसे मिलता है ये भी सबको पता है।
देखिए, एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, वो है मुस्तकिल मिजाजी इन मामलात में। हम कभी यूटर्न खान उनको कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं। ये यानी उनका खासा रहा है जब वो वज़ीर आज़म भी थे तो अब भी। तो इसलिए इस मुस्तकिल मिजाजी की तो उनको दाद देनी चाहिए। लेने की कम अज़ कम अभी तक कुछ चीज़ ऐसी बदली नहीं है। हाँ जी, यू टर्न लेने की मुश्किल मिजाजी, और इसी से रास्ता निकलता है। यू टर्न ले लेके आप मंजिल तक पहुंचते हैं। सही है। तो ये तो है। दूसरी बात ये है कि जो नजम साकिब साहब ने जो उनकी ख्वाहिशात का इजहार किया है वो शायद पूरी ना हो, लेकिन बेजा नहीं है। पाकिस्तान की अगर कानूनी आइनी तारीख देखी जाए, सियासी तारीख देखी जाए, तो ये ख्वाहिशात पूरी होती हैं लोगों की। जब टाइम आता है या ज़रूरत होती है, आपके जो 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केस भी माफ़ हो जाते हैं, और जिस दिन उनकी पेशी होती है, फर्द जुर्म आयद होनी होती है, उस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासी, कानूनी और आइनी तारीख इस बात की गवाह है कि ये उनका भी दिल करता है कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ सलूक हुआ मेरे साथ भी हो। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, वहाँ पे बात आके फिर फंसती है, जो बुनियादी बात है। जी। आसार नज़र ये आ रहे थे कि जैसे कोई बैकडोर राब्ते हो गए हैं, कोई ज़मानतें हुई, कोई केसेस की सुनवाई जिस तरह से हुई और चीज़ें नज़र आना शुरू हुई, और कुछ उनके रहनुमा बाहर आए, उनकी भी ज़मानतें हो गई और वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश होकर अपनी ज़मानतें भी करा चुके हैं। इलेक्शन में सेनेट में जैसे हिस्सा ले लिया उन्होंने, तो उससे लग ही रहा था कि जैसे कुछ बात चल निकली है। फिर पेशावर वाली मीटिंग का किस्सा बड़ा आजकल है, ज़ुबान से उससे मज़ीद इसके। लेकिन कल का जो उनका बयान है वो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा है। वो एकदम से लगता है कि कोई पता नहीं, कोई कल कुछ चीज़ कोई ऐसी हो गई है कि अचानक उन्होंने यू टर्न लिया है और बड़ा उस पर एक डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है। क्या ये हार्ट एंड कोल्ड खेल रहे हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, जैसे आपने कहा जी? तो मुझे ये लगता है कि एक तासुर ये पाया जाता है कि ये जो रिलीफ दिया जा रहा था उस पर शायद दूसरी सियासी कुव्वतों में कुछ बेचैनी पैदा हो सकती थी या मसाइल हो सकते थे, तो उस वजह से थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, जैसे हमारी कोई डील नहीं है या कुछ ऐसे मामला नहीं चल रहे। दूसरी बात, एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी की, उन्होंने चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ केस करने का भी कहा उनको, अपने गौहर साहब को, कि आप करें उनके खिलाफ। वादा माफ हुआ जो बने हैं, गलत हैं, झूठे हैं, उनके खिलाफ वो केसेस वगैरह करने के। उसके बाद ये ना आप भूलें कि 6 जमातों का इत्तेहाद तकरीबन बन चुका है जो ईद के बाद तहरीक चलाने की ये बात कर रहे हैं। तो उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि मायूस हो गए हैं, उनको लगा कि कोई उनके साथ जो मामला तय किए गए या बताया गया या उनको जो पैगामात दिए गए वो शायद उसमें उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। ईद से पहले शायद ख्वाहिश थी उनकी, कम से कम बुशरा बीबी ईद आज़ादी के साथ कर लें, उनको ख़ुद भी होगी कि मैं भी बाहर हूँ, वो शायद वो नहीं हो पाया, कुछ मायूसी उससे बढ़ी। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि हुकूमत ये चलने वाली नहीं है, जो एक आम तासुर पाया जाता है। कि हुकूमत ये बहुत अरसा नहीं चल सकती। तो ईद के बाद की जो तहरीक है उस पर अब वो नजरें जमा के बैठे, उनको है कि इसी से रास्ता निकलेगा, शायद कुछ और ना हो सिलसिला उस तरह से। तो इस वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी तब्दील लग रही हैं उनके अप्रोच के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से और जो गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशन करने के हवाले से। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो इन सारे बयानात के बावजूद वो एस्टेब्लिशमेंट से फिर भी कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है। वो उनसे बातचीत करने की कह रहे हैं कि मेरा जनरल बायर साहब के जैसे उन्होंने कहा कि उनके साथ, हालांकि हमारे मामला, मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, उन पर तो इशारा भी उन्हीं की तरफ वो करते थे ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी मैं 2 दफ़ा मिला और बात की, और अभी भी मैंने पैगाम भी भेजा और बात मिल लेते हैं, वो उस तरह बात करने को कहते हैं कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो उनसे भी मिल लेते हैं, लेकिन वो सियासतदानों से मिलना पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी के साथ बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया। नून लीग को वो चोर डाकू कहते नहीं थकते। जी, ये देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एज अ होल या फौज को पर्टिकुलरली कभी टारगेट उस तरह से नहीं किया। जिस तरह से वो पॉलिटिकल अपने अपोनेंट्स को करते हैं, नाम लेके उनके जो भी उनकी खूबियां खामियां गिनवा के वो जिस तरह से करते हैं, उनका पूरा नैरेटिव 20-25 साल से यही है। और इसी की बुनियाद पे उन्होंने सारा वो गेन किया, जो भी पॉपुलैरिटी गेन की, हुकूमत में आए या यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और अभी फरवरी के इलेक्शन में भी हमें पता चला कि उनका नैरेटिव वो बिकता है।
साकिब, ये बताइए कि ज़ाहिर अडियाला जेल में उन्होंने ये बातें की हैं, फिर हमने देखा कि ठंडी हवाएं चल रही थीं, मेल मुलाकातें चल रही थीं, तो फिर खान साहब क्यों मजबूर हुए दोबारा से इस तरह के मुज़ाहमती बयानात देने पर? मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा पस मंज़र है, वो हमें समझना पड़ेगा। बुशरा बीबी जो है उनके साथ बहुत अटैचमेंट है खान साहब की। अच्छा। बुशरा बीबी के हवाले से गुज़श्ता दिनों पहले तो एक ख़बर आई कि उनको कोई स्लो पॉइज़न शायद दिया गया है, फिर उन्होंने ख़ुद बात की कि हाथ पे शायद उसके कोई कतरे जो है उनको दिए गए हैं। फिर उन्होंने ये बात की कि उनकी जो जिल्द है उस पर कोई असर है या उनकी ज़ुबान पे कुछ असर है, इस किस्म की बात की। फिर मैदे के हवाले से भी, तो ये एक पस मंज़र है कल वाली बात का जो जो मैंने देखा है, और उनका जो जज्बाती जो अंदाज था उसके पीछे लिया, उन्होंने बता भी दिया कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है स्लो पॉइजनिंग वाला। तो अभी भी उनको है, इश्यूज हैं, अभी भी खान साहब को रिजर्वेशंस हैं। वो कल इसी से बात जब शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप होना चाहिए। वो अगरचे वो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर भी थे, उन्होंने चेकअप किया है, लेकिन उनके टेस्ट होने चाहिए, और टेस्ट होने के बाद, और वो भी शौकत खानम से या किसी और जगह से वो करवाना चाह रहे हैं, तो वो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि उनको कोई इस किस्म का जो जहर या इस किस्म की चीज़ दी गई है या नहीं दी गई। फिर वो पिछली दफ़ा आप देखें तो इससे पहली दफ़ा तो जब बुशरा बीबी बात कर रही थी और बुशरा बीबी ने इस किस्म की जज्बाती अंदाज में कुछ सख्त गुफ्तगू की, तो उस वक्त इमरान खान उनको रोक रहे थे, बल्कि बाद में मीडिया को थोड़ा सा कहा कि नहीं वो मीडिया हैंडलिंग उनको पता नहीं है, पहली दफ़ा वो मीडिया के साथ बात कर रही हैं, तो इसलिए वो उन्होंने इस तरह बात कर दी। तो वो ये जो बातें उन्होंने कल की हैं, पिछली दफ़ा बुशरा बीबी को रोक रहे थे कि इस किस्म की जो है बात ना करें, बल्कि इवन बाद में जब उनकी जो पार्टी है उसकी जानिब से वजाहतें भी आई। कल जो बात की उसके पस मंज़र मुझे वो लगता है कि बुशरा बीबी की जो अटैचमेंट है या उसके हवाले से जब उन्होंने आके बताया होगा कि ये मामला है मेरे साथ या इस तरह का चीज़ है और अभी मेरा वो मेडिकल टेस्ट भी नहीं हो रहे, तो उसके बाद वो जज्बाती होकर उन्होंने जो है वो बात की। लेकिन इसमें यह कहना कि उनका हार्ड जो है वो या अग्रेसिव टून नहीं थी, वो बिल्कुल थी, अग्रेसिव टून थी, और उनकी जो पार्टी है बाहर उनकी टोन जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वही बात फिर आ जाती है कि गुड कॉप बैड कॉप जो है वो ये चल रहा है। स्पेसिफिकली जब उनसे सवाल हुआ कि जो केपी की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है या उन्होंने जाके मीटिंग की है उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने ये कहा कि बतौर इदारा मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी के साथ। मतलब इसको टोटली उन्होंने ये होता है कि उनका जो रिस्पांस था या उस पर रिप्लाई जो था इस क्वेश्चन पे ये होता कि नहीं उनको नहीं जाना चाहिए था, वो गए हैं तो गलत किया है और उनसे मैं पूछूंगा। उनका ये जवाब होता तो फिर हम समझते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी है। उनका ये बिल्कुल भी जवाब नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो क्यों गए हैं मैं पूछूंगा, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक जनरली जो है वो बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा तो इस तरह तो कोई इख्तलाफ नहीं रहा, मुझे आए, फिर ये भी कहा आए मुझे कन्विंस कर लें कि मैं जो है वो मुल्क के लिए जो है वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मुझे कन्विंस कर लें कि मुझे जो है वो चुप हो जाना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है, एक बैकग्राउंड है इस सारी बात का। मेरा ये ख्याल है कि फिर एक और जो बात है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो बड़े रेलिवेंट हैं इस सारे मामले में। वो केसेस बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मुख्तसरन बता दूं अभी तक के जो केसेस हैं, तोशा खाना में उनकी जमानत हो चुकी है। साइफर में होपफुली ऐसा लग रहा है कि ईद के बाद उनकी जमानत होने के इम्कानात हैं। ठीक है। इद्दत वाले केस में उनको 2 रोज के बाद उनकी जो है वो केस लगा हुआ है। ईद से पहले अगर उसका डिसाइड ना हुआ तो ईद के बाद वो डिसाइड हो सकता है। तो ये 3 मेजर केसेस हैं। इसके अलावा जितने भी उनके खिलाफ केसेस हैं उन तमाम में वो जमानत पर है। इक्का दुक्का केसेस हैं उनकी जमानत भी ऐसा लग रहा है हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो भी मुझे लग सकता है कि हो सकता है कि वो मई में वो जो उनकी जमानतें हों और वो बाहर भी आ जाएं या इस किस्म की सिचुएशन भी जो है वो लग सकती है और वो बाहर आके अपनी जो प्लानिंग है या जो भी वो करेंगे। आखिरी बात ये है कि वहाँ पे मौजूद रहते हुए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्टी थी उसको पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, मतलब उनकी कोई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने अंदर बैठ के इस पार्टी को कंट्रोल किया है। कल किसी ने लिखा हुआ था कि जो अडियाला जेल है वो उनका पार्टी जो है वो हेड ऑफिस बन चुका है। तो वो ज़ाहिर लगता भी इसी तरह है। A to Z जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे वो ले रहे हैं। किसने कौन सा ओहदा लेना है ये बाहर इनकी पार्टी जो है वो लड़ रही होती है, लेकिन जाके डिसीजन वो लेते हैं कि
क्या करना है और किसने क्या नहीं करना। पाकिस्तान की सियासी जमातें इस अहद के साथ इलेक्शन में गई थी कि मुल्क को संभाला देंगी, सियासी इस्तेहकाम लाएंगी, जिससे मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम भी जुड़ा हुआ है। मगर इलेक्शन के बाद हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में विद इन द पार्टी ही रिफ्ट्स और अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी साहब पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप, मुनाफिक और एजेंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इख्तिलाफ नज़र आ जाता है। तो दूसरी तरफ नून लीग राना सनाउल्लाह से लेकर वफाकी वजीर जावेद लतीफ़, सेनेटर जावेद अब्बासी और साबिक सेनेटर आसिफ सईद करमानी तक पार्टी के कई बड़े रहनुमा अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी के अंदर भी चेयरमैन सेनेट के मामले पर मसले चल रहे हैं। तो सवाल हमारा ये है कि जो जमातें अपने अंदरूनी मामलात नहीं संभाल पा रही, क्या मुल्क के मामलात संभाल पाना इन जमातों के लिए मुमकिन होगा? राव खालिद साहब, थोड़ी नून लीग पर ज़रा बात कर लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स आती हैं मुख्तलिफ मामलात पे, काबीना के मसले हों या वजारतों की जो बंदर बांट देखी गई है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो चेयरमैन या चले साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनके केसेस के ऊपर भी वो सवालात उठाते हैं कि कन्विक्शंस इस तरीके से हुई हैं, इतनी जल्दियों में हुई हैं कि ये ठहर नहीं पाएंगे। तो इससे ये तासुर भी गया कि सर राना सनाउल्लाह साहब PTI के साथ एक पेज पर आ गए। ये नून लीग के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, ये अगर आपको याद हो कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी और उसको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अवामी लैशबैक आया था रद्द अमल महंगाई के ऊपर और बाकी मामलात के ऊपर, और PTI की सपोर्ट बड़ी थी। उस वक़्त भी कुछ लोग थे जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये कह रहे थे कि जी हमने रोका था हुकूमत ना लें, गलत फैसला है, मियाँ साहब नहीं चाहते थे हुकूमत लें, मियाँ साहब मई में इंतखाबात चाहते थे, वो नहीं हुए, ये वो सारी बातें तकरीबन उस वक्त भी इसी किस्म की बातें की जा रही थी कि बिल्कुल गलत फैसला किया, जिससे हमें सियासी जो असासा हमारा वो तकरीबन लुट गया सारा, और उसका ज़ाहिर फरवरी के इलेक्शन में उसके आसार भी नज़र आए। अभी भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। अब अच्छा, इसमें एक कॉमन फैक्टर जो है वो लोग हैं जो कह लें कि हारे हुए हैं इलेक्शन, जो जिनकी गुरबानी साहब की आपने बात की, जी वो मेरा ख्याल उनको इस दफ़ा टिकट ही नहीं मिली, वो बने नहीं सेनेटर। तो इस किस्म के जो कुछ लोग वो हैं। लेकिन एक शख्स का आपने हवाला नहीं दिया, कल जो उन्होंने बात की है जी वो है सेनेटर अफनानुल्लाह। कल एक प्रोग्राम में वो थे, क्या कहते हैं, वहाँ उन्होंने अचानक बात कर दी। उसने कहा जी हम इलेक्शन पे बड़ी रिजर्वेशन है, हमारी इंतखाबात जिस तरह से हुए हैं और इसमें बड़ा गड़बड़ हुई है और ये और वो सारा। तो जब एंकर ने पूछा कि जी गड़बड़ आपके हक में हुई है, आपके खिलाफ हुई है, उसने कहा जी पिक एंड चूज हुआ है। तो ये वो उसे क्या पिक एंड चूज हुआ, ज़रा बताएं। उसने कहा नहीं बताएंगे, इस पर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होंगे और आप देखेंगी इधर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बड़ा उन्होंने एक डरावना सा मंजर पेश किया कि बड़ा खौफनाक किस्म का जैसे आने वाला है। जब उनसे पूछा कब तक ये इंकशाफात होंगे, उसने कहा जल्दी हो जाएंगे, वक्त पे, कितने वक्त में हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी 1-2 महीने में उम्मीद है हो जाएंगे ये। तो वो जो बात है वो कुछ सीरियस चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसलिए कि अब वो लोग भी जो बज़ाहिर किसी कैंप में नवाज़ या शहबाज कैंप का हिस्सा तसव्वुर नहीं किए जाते, बल्कि मुस्लिम लीग के लॉयलिस्ट तसव्वुर किए जाते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं ये, बहुत पर्सनल लॉयल्टी है उनकी मियाँ साहब के साथ और पार्टी के साथ। तो उनकी तरफ से इस किस्म की बात करना, और शायद इस किस्म के और लोग भी अब बोले। पहले मुझे लग रहा था शिकस्त खोरदा लोग हैं, बातें कर रहे हैं इस तरह, ये तो सेनेटर हैं, उनके सिटिंग सेनेटर हैं। वो जब इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक नैरेटिव बहरहाल मौजूद है। किसी तरीके से लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता वो समझती है इमरान खान का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिका है, तो हमें भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा साइड उधर करें। जब मियाँ साहब ने 2018 में किया था तो उस वक्त फ़ायदा हुआ था, और अभी भी हो सकता है। तो हम बयानी बनाने की गवर्नमेंट तो मिल गई है, लेकिन उस पे यही तो चाहिए होता है अल्टीमेटली एक पार्टी को। जी, उस पे गवर्नमेंट मिल गई है, आगे इलेक्शन किसी वक्त तो होने हैं ना, उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, यानी परफॉर्मेंस के ऊपर अभी भी इंहिसार नहीं करना चाहते, वो बयानिए पर ही चलना चाहते हैं। परफॉर्मेंस जी, परफॉर्मेंस अगले हिस्से में हम परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे, किस तरह हो सकती है परफॉर्मेंस। तो वो अभी तक तो उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, इसलिए वो यकीनन कोशिश करेंगे। पंजाब में ख़ास तौर पे उनको जो ग्राउंड लेनी है वो समझ रहे हैं, आई डोंट नो ठीक है गलत है, वट एवर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे वो ले सकते हैं वापस। और इसमें मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर महीने 2 महीने बाद मियां नवाज शरीफ साहब अचानक कोई बम शल गिरा दें, कोई बयान इस किस्म का दे दें, जिससे यानी जो इमरान खान साहब जिस किस्म के बयान देते हैं उस किस्म का बयान वो कोई दाग दें।
सूरत हाल देख के कि अगर गवर्नमेंट नहीं चल पा रही तो क्या करेंगे फिर, जाए मानदन ना पाए रफ्तन जब होगा तो फिर वो कुछ ही तरफ तो निकलना चाहेंगे ना, पॉलिटिकली अलाइव रखने के लिए अपने आप को, तो वो फिर उस तरफ वो जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सीरियस मसला है और पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सोच है कि इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। नजमुल साकिब साहब, ज़रा पीटीआई के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। ये पीटीआई के अंदर आस्तीन के सांप, मुनाफिक, एजेंट्स, ये कहाँ से आ गए? देखिए, पीटीआई जिस तरह हमने पहले सेगमेंट पे इसका जिक्र किया, उनको बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मुश्किल जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है वो ये है कि आलम ये आ गया है कि जेल में मुलाकात करने के लिए और जेल की मुलाकात का हाल बताने के लिए एक की बजाय 5 फोकल पर्सन्स जो हैं उनको नॉमिनेट करने पड़ रहे हैं, और उसमें एक तो एतबार की कमी नज़र आ रही है, दूसरा ये है कि हर एक धड़े को जो कि पीटीआई के अंदर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है जी कि फ़लाने ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेना है, फ़लाने ने ये कर लेना है, और उनको अपनी एग्जिस्टेंस का यानी मसाइल पेश आ रहे हैं, उन सब को राज़ी रखने के लिए 5 आपने फोकल पर्सन्स बनाए। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि अगर सिर्फ जेल में मुलाकात के लिए आपको 5 फोकल पर्सन्स चाहिए तो आपकी बाकी ओवरऑल पॉलिसी जो एक वो बहुत बड़ी पार्टी है पीटीआई, उसकी पॉलिसीज चलाने के लिए क्या करेंगे अगर खान साहब एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में रहे। दूसरा इंडिकेटर मिलता है जब ये इनके जो बड़े 4-5 लोग जो सामने आते हैं ना, अफरीदी साहब हो गए और इस तरह से जो बाकी जो खासतौर पे वकला हैं इंक्लूडिंग गौहर साहब जो हैं, इनके अपने अपने अज़ाइम पार्टी के साथ जो जुड़े हुए थे वो जाहिर सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हम खान के साथ हैं। इसके अलावा मुझे उनका कोई होमवर्क नज़र नहीं आ रहा, उनका कोई टास्क नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से ये कि अब चूंकि इलेक्शन हो चुके, हत्ता कि आप ये कह चुके कि जी हम एहतजाज करेंगे, किसी ने नहीं सुना। ईद के बाद ये होगा, कोई किसी के कानों पे जू नहीं रेंगी, और उन सबको पता है कि पार्लियामेंट में भी आप कर लेंगे कोई यानी शोर शराबा, सड़कों पे कर लेंगे, निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बन चुके, प्रेसिडेंट साहब बन चुके, सेनेट के अभी यानी इलेक्शन हो गए, सारा मामला जमहूरियत का तो तय हो गया। अब इस वक्त जब तक के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक तो ये सहना पड़ेगा। इस चीज़ ने एक ख़ास किस्म की कसमपुरसी जो है वो पार्टी के अंदर इनकलकेट की, और उस इनकलकेशन की वजह से ये हुआ कि सब लोग आपस में एक दूसरे से ही यानी दस्तों गिरेबान हुए कि नहीं मैं ज़्यादा अहम हूँ, नहीं मैं ज़्यादा अहम। देखिए, अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद यानी क्विकली एक दो रिमार्क आपको दूंगा, सिर्फ ये पीटीआई का मसला नहीं है, या जिस तरह राव साहब ने कहा ये सिर्फ नून का मसला नहीं है। 8 फरवरी के बाद जरा सूरत हाल देख लीजिए पार्टीज की। खान कहता है उसका मैंडेट चोरी हुआ, जो कि सही भी है गलत भी है, आपकी अपनी राय है। नून लीग ने वजीर आजम बनाना था नवाज शरीफ को, वो नहीं बन सके, और उन्होंने बदले में बिटिया को चीफ मिनिस्टर बना के समझा कि अब ठीक है, अब हम नहीं कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, और उनके भाई जो हैं वो बन गए। उसके साथ आप अगर देखें मौलाना साहब को, मौलाना साहब के साथ वो हुआ जिसका कि डर था, जमात इस्लामी के अमीर अपनी सीट हार गए। बाकी रहा पीपीपी, तो उसमें उनको सिंध दिया गया, लेकिन साथ में एक दुमछल्ला जो है वो MQM का यानी लगा दिया गया। अब अगर आप पूरे इन पार्टियों के सारे यानी पस मंजर पेश मंजर को देखें तो आपको पता लगेगा कि वो मोहरे जो बिसात पे बिठाए गए हैं, खुद नहीं बैठे, बिठाए गए हैं, और उसके बाद उनको यानी वो मार्च करने का ऑर्डर हुआ है, वो अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। लेकिन वो मोहरे जो कि खासतौर पर राना सनाउल्लाह हो गए, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, दस्तगीर साहब हो गए, साद रफीक साहब हो गए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो वो पक्के थे कि चलो MNA नहीं बनते तो सेनेटर तो बनेंगे। अब उनके पास चारा क्या है? वो ढके छुपके अल्फाज में यही कह सकते हैं ना जी कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जिस तरह एक यानी सेनेटर साहब की, राव साहब ने बात की जी। आगे भी तो देखना है ना क्या करना है, कि सिर्फ इसी इलेक्शन पे ही करना है। तो मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली ये होगा, खान साहब बाहर आते हैं नहीं आते हैं, इलेक्शन के आने तक, इलेक्शन जल्दी होते हैं बदेर होते हैं जी। इन सब पार्टियों को नुकसान पहुंचा है। इन सब पार्टियों को नुकसान पहुंचा, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है
वो मुस्लिम लीग नून को पहुंचा है। बिल्कुल सही अब बात। उनके पास ये है कि उनके पास बेचने के लिए वो तमाम चूरन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। एक नया नैरेटिव बनाएंगे और कितनी दफा आप आवाम से कहेंगे कि जी हम खिलाफ हैं, नहीं हम साथ हैं, हम यस सर सही करेंगे, बात नहीं हम नहीं मानते, मैं ना मानूं। ये अब आवाम सुन सुन के सर थक चुकी बयानियां है। तो हम कब से लिहाजा इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन से इन पहले से तमाम इंतजार कर पार्टीज रहे हैं कि को नए बयानियां कोई नए आए नैरेटिव सामने। बनाने पड़ेंगे। लेकिन बन नहीं पा रहा है। साकिब, जी। ये जो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के मसाइल हैं या इख्तिलाफात हैं अपनी जमात से, ये वाकई जेन्युइन इख्तिलाफात आप इनको समझते हैं या फिर ये वही बात है कि अंगूर क्योंकि खट्टे हैं इसलिए बुरे हैं? नहीं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो उनको नज़र आ ही रही हैं कि हुआ क्या है। साद ठीक है। रफ़ीक भी हार गए, राना सनाउल्लाह भी हार गए, जावेद लतीफ़ भी हार गए, अभी जो डॉक्टर अफनानुल्लाह हैं ये भी जो है वो कल बोले हैं। वो आसिफ करमानी अगरचे वोट उनको टिकट नहीं मिला, वो नहीं आए सेनेट में, उसकी वजह से हो सकता है बोल रही हूँ, लेकिन वो भी बोल रहे हैं। वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो भी उनको भी साइड लाइन किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बोल रहे हैं। इसके अलावा जो वैसे भी खबरें आ रही हैं, नून लीग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक उनके क्लैरिटी नहीं है। उसकी वजह ये है, इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि वो जो फॉर्म 45-47 वाला मामला है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी बुनियाद पर जब भी ये चाहेंगे कि अपनी मर्जी से कोई लेजिस्लेशन करें या ना करें, अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी डिसीजन लें या ना लें, कोई वजारत कोई चीज़ भी उन्होंने करनी है, अगर वहाँ पे किसी जानिब से कोई इख्तलाफ आ गया तो उनको अगलों की बात माननी पड़ेगी, अपनी नहीं मनवा सकेंगे। उसकी वजह अब पंजाब की अगर बात की जाए तो तमाम जो पंजाब में जितने भी ट्राइब्यूनल्स बने हुए थे वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स में चले गए हैं। पीटीआई के जितने लोग थे वो सारे चले गए हैं, इस्लामाबाद के भी चले गए हैं, पंजाब के भी चले गए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। और जो नून लीग है उनके टॉप की लीडरशिप जो है उनकी नशिस्तों पर जो है वो क्वेश्चन है। और वो जो ट्राइब्यूनल्स में चले गए हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि इधर से जो है वो अपनी मनमानी से इन्होंने हुकूमत चलाने की कोशिश की, तो जिस बुनियाद पर इनको फॉर्म 47 मिले हैं तो वो वापस भी हो सकते हैं, उनके हल्के खुल भी सकते हैं, फैसले इनके खिलाफ भी आ सकते हैं। तो ये एक इनके ऊपर जो है वो तलवार जो है वो लटक रही है। इस हवाले से वो जाहिर सी बात है, पिछली 40 साल से वो सियासत में है, 4 दिहाइयों से वो सियासत कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता? 2 दफ़ा जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जो है वो जलावतनी में रहे हैं, क्या उनको आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है? उनको बिल्कुल आइडिया है और उनको पता है कि किस तरह जो है वो हम आज खुद जो है वो चल भी नहीं सकते। अब देखें, मतलब जो वज़ीर दाखिला हैं उनके हवाले से ख़बरें आई कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनसे इख्तलाफात, फिर पंजाब हुकूमत से दो अफसर थे वो उन्होंने मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तो वो चीज़ें इनसाइड जो है वो मौजूद हैं। इसी वजह से जो बातें हैं वो आ रही हैं। राना सनाउल्लाह हर तीसरे दिन आके ये बात जो है वो करते हैं और वो मतलब ऐसा तासुर जा रहा है कि जैसे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको मुस्लिम लीग नून ही शायद जो है वो उस तरह ओन नहीं कर रही। ये उसी तरह ही बात है कि जिस तरह ये अप्रैल 2022 में आए और अगस्त 2023 में गए, 1 महीना और 4 दिन पीडीएम की हुकूमत रही और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे। लेकिन जब इलेक्शन मुहिम शुरू की, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने स्पीच की, उसके बाद इलेक्शन मुहिम में गए, एक दफा भी उस 1 साल 4 माह की हुकूमत का जिक्र तक नहीं किया, ओन तक नहीं किया, वो पीटीआई के खाते में ही डालते रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ये वही मुझे तो यही लग रहा है। फिर जो अभी मजीद जो है वो माशी हालात पाकिस्तान के वो नहीं है, फिर जो मजीद महंगाई होनी है, जो बर्डन है वो आम आदमी पे आना है, तो फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो गवर्नमेंट पे ही आएगी। पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल में सबसे बेहतर पोजीशन में पीपल्स। ये क्या मामला है, इस पर जरा बताइएगा। जी बिल्कुल जी, नून लीग के अंदर इख्तलाफात तो हैं ही हैं, जो टिकट जो सेनेट में टिकट की तकसीम हुई है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो नवाज शरीफ साहब जो फैसला कर देते हैं वही हतमी होता है। इनसाइडर जो उनके लीडरशिप है, कहीं ना कहीं वो अपनी बयानबाजी तो कर रहे होते हैं, लेकिन
अल्टीमेटली वो फैसला जो है, जो भी फैसला जिस तरह भी हुआ, वो उन्होंने अच्छा। जो है वो माना है और मान के आगे चल रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में जो पीपल्स पार्टी है वो बेहतरीन पोजीशन में जा रही है। ठीक आप है। 2018 का इलेक्शन देखें तो उनके पास बलोचिस्तान की वो हुकूमत नहीं थी, अब जो है वो बलोचिस्तान की हुकूमत भी उनके पास है। उनके पास जो सिंध की गवर्नमेंट थी, सूबाई हुकूमत, लेकिन कराची उनके साथ नहीं था। वो कराची की सीटें जो है वो थी पीटीआई के पास, अब एमकेएम के पास चली गई हैं, लेकिन एमकेएम के साथ भी मामला वही है जो नून लीग के साथ है। एमकेएम भी अपने जो है वो आज खुद जो है वो चीजें आगे लेकर नहीं चल सकती। इसके अलावा सदर जो है उनके पास आ गए हैं। अब जो सदर जरदारी हैं उनके खिलाफ अरबों रुपए के फेक जो ये केसेस थे, फेक अकाउंट्स के, वो चल रहे थे, वो सारे स्टॉप हो गए हैं। 5 साल के लिए स्टॉप हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है और बाकी पीटीआई और जो है नून लीग वो काफी जो है पार्टियां, स्पेशली वो पार्टियां जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, वो अपनी इख्तिलाफात खत्म करें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करें। डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख़ की बात की जाए तो उसमें जो भी शख्स वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है, पहला गैर मुल्की दौरा करने के लिए वो सऊदी अरब का ही इंतखाब करता है। इस वक्त शहबाज शरीफ जबकि इस दौरे पर हैं तो एक अहम इकनॉमिक एजेंडा है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, जो PDM की गवर्नमेंट थी, तब भी उन्होंने सऊदी अरब के कुछ दौरे किए थे, मगर उस वक्त कुछ फ़ंड्स उनको मिल नहीं पाए थे और सऊदी अरब ने ये शर्त आयद की थी कि अगर IMF की शराइत आप पूरी कर देते हैं, वहाँ से आपको प्रोग्राम मिल जाता है तो आपको हम फंड्स दे देंगे। तो अब जबकि IMF का प्रोग्राम हासिल करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है, क्या कोई खुशखबरी मिलने वाली है हमें सऊदी अरब के इस दौरे से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तवस्सुत से? इसी पर बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, खुशखबरी के बारे में तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन सी मिलने वाली है। पहले तो ये देख लेते हैं कि चीन भी तो जाया करते हैं ना पहले दौरे पे वज़ीर आज़म बनने के बाद। तो उसमें शायद ये हो सकता है कि CPEC के मामलात जो हैं वो ऑलरेडी तय हो चुके हैं और वैसे भी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बहुत सारे अहम वज़रा जो हैं वो ऑलरेडी चीनी एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद है वहाँ पे हाज़िरी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि जी हम चीनी यानी वर्कर्स की सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे जी। दूसरा ये है कि ये जो टाइमली विजिट है यानी सऊदी अरेबिया का, और इसमें हमारी तवक्कुआत हमेशा से वाबस्ता रहती हैं, लेकिन एक दो चीज़ों का जो है ना वो हमें अभी तक सही तरह से अंदाज़ा नहीं हुआ। एक पहली चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये शाह फैसल का सऊदी अरेबिया नहीं है, ये MBS का सऊदी अरेबिया KSA है, सऊदी अरेबिया है। दूसरा ये कि UAE और यानी जी पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि टोटली डिफरेंट है। जी जी। मिसाल के तौर पे जब शाह फैसल का ज़माना था, आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि सऊदी अरेबिया का रिलीजन बेस्ड और मुस्लिम बरादरी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था और उसमें OIC का जब क़याम आता है तो उसमें सऊदी अरेबिया हमेशा से लीड लेता रहा। अब हम ये देख रहे हैं कि गज़ा पे जो सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका से ताल्लुकात, तो हमें नज़र ये आया कि UAE और सऊदी अरेबिया ये वो यानी GCC कंट्रीज़ के ममालिक हैं जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बताने की कोशिश की है। यहाँ तक हो गया कि UAE जो है वो COP जो है यानी क्लाइमेट चेंज की उसको यानी बारे में भी जो आज से 20 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि UAE जैसा मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा। ठीक है। फिर हमने सऊदी अरेबिया में जो और मुख्तलिफ चेंजेस देखे। देखिए, इस वक्त वहाँ की ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तानी बहुत सारे ड्राइवर वापस आने का सोच रहे हैं। वहाँ पे यानी आपका बॉलीवुड का असर वहाँ पे यानी हिंदुस्तान का हिसाब किताब, और वहाँ पे सबसे बढ़ के इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो बारों बार पीर बदाई जिस तरह से पहुँच रही है वो सबको पता है। अब उसमें अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एजेंडा हो सकता है। मिसाल के तौर पे
SIFC के लिए आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है। मिसाल के तौर पे आप एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो किसी तरीके से जो पुराने पाइपलाइन में थे आपके प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे अरामको वगैरह के साथ जो है वो जो रुके हुए मामला हैं उनको ठीक करें और नए शुरू करें, क्योंकि SIFC में हमारी UAE और सऊदी अरेबिया से बड़ी तवक्कुआत हैं। ये भी याद रहे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपकी ये है ना, उसमें सऊदी अरेबिया को एक खास अहमियत दी गई है। खुशखबरी की बात बता के अपनी बात खत्म करते हैं। जल्दी। अगर इस दौरे में से सिर्फ एक चीज निकल के बाहर आएगी तो मैं समझूंगा कि ये खुशखबरी, और वो ये है कि MBS कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का दौरा करूंगा और वो आ जाते हैं। बाकी मामला जो हैं वो हम बड़े चैंपियन हैं, हम उनसे तय करा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये इकोनॉमिक एजेंडा जो शहबाज शरीफ साहब का है, ये फंड्स लेने की हद तक ही रहेगा या फिर कुछ सरमायाकारी तिजारत की भी बातें होंगी? इसमें कोई शक नहीं है। हम डॉलर स्टार कंट्री हैं तो हमें डॉलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो स्टेट बैंक के एक तकरीब में वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं कि डॉलर होंगे तो इकॉनमी चलेगी, डॉलर नहीं होंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी। तो वो सबसे बुनियादी बात है। उसके लिए हमें जो सऊदी अरब से जो कैश हमारे पास वो डिपॉजिट देते हैं उन्होंने रोल ओवर कर दिया। दूसरी, हमें हो सकता है कि हम जो एक ट्रेडिशनली वो करते रहते हैं, डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल हमें देते हैं, वो चीज़ें हैं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, डेट रीपेमेंट का इशू है, वो है। अगले अप्रैल में हम 1 बिलियन यूरो पे करने, यूरो बॉन्ड के हमने वो अरेंजमेंट तो हो गया है, लेकिन वो करने बाद इस किस्म की बाय द एंड ऑफ द ईयर हमने काफ़ी 27-28 अरब रुपए पे करने हैं। ठीक है। उसमें हम किस तरह से वो कैश अपना कर सकते हैं। अब सऊदी अरब से हम क्या तवक्कुआत कर सकते हैं बुनियादी तौर पे, वो खुद, आप पहले हम देखते हैं सऊदी अरब खुद क्या कर रहा है। उन्होंने न्योन सिटी का $500 अरब का न्योन सिटी वो बनाने जा रहे हैं। उसके जो एलोकेशन थी वो कम कर दी है। इस तरह से 1-2 और बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कट लगाए हैं। तो वो खुद लग रहा है थोड़ा सा कैश स्टार्ड हैं, उनका कोई इशू है जिसकी वजह से वो अपने वो कर रहे हैं। तो उसमें क्या हमें कैश में कोई मदद कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कैश में मदद उस तरह से नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हाँ, इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। डेकोटेक में जैसे वो $1 बिलियन की कर रहे हैं, फिर ये आरामको की रिफाइनरी की जैसे बात हो रही है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो कैश नहीं आएगा, बल्कि आप मशीनरी खरीदें, वॉटेवर वो बाहर से खरीद के आप लाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत कैश होगा, ज़्यादातर वही होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उम्मीद इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको याद होगा 20 मार्च को आर्मी चीफ गए थे सऊदी अरब के दौरे पे। तो वो जो एक ग्राउंड हम वार करनी है इन चीज़ों के लिए, वो उनका विजिट के हवाले से कहा जाता है, सऊदी प्रेस ने भी रिपोर्ट किया कि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से ये डेलीगेशन गया, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी है, प्राइवेटाइजेशन के आपके वज़ीर भी हैं, खारजा के भी हैं, दिफा के भी हैं। तो इसलिए लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ को अच्छी नवीद आएगी। और ये इसमें कोई शक नहीं, जो नजम साकिब साहब ने कहा कि अगर प्रिंस सलमान दौरे का दावत कबूल कर लेते हैं तो उससे बेहतर तो बात ही कोई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। साकिब, आप बताइएगा किस किस्म की असिस्टेंस की तवक्को रखें हम सऊदी अरब से? एक तो तवक्को तो पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आए हैं 2013 में, 18 में देखें, फिर ये 22 में आए शहबाज शरीफ, और अब जो है वो जो भी वज़ीर आज़म बनता है सबसे पहले वो सऊदी अरब का ही दौरा करते हैं। और सऊदी अरब का दौरा करने के पीछे वजह जो है वो वही होती है कि वो माली तौर पर कोई मावनत जो है वो पाकिस्तान की करे। पिछली तकरीबन 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो सऊदी अरब की जानिब से देखा भी जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान की माली मावनत की भी जाती है। 2021 में भी सऊदी अरब ने किया, लेकिन ये PDM की हुकूमत में भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट की तवक्को थी और वो बात भी हुई थी, लेकिन वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। अब ऐसे लगता है कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो। फिर जो सऊदी अरब की जानिब से लास्ट टाइम जो पाकिस्तान को कहा गया था कि IMF की जो शराइत हैं वो पूरी करेंगे, तो उनके साथ लिंक जो किया गया था, तो ऐसे लगता है कि जो सऊदी वली अहद हैं वो 2030 का जो विजन लेके चल रहे हैं, सऊदी अरब को आगे लेकर चल रहे हैं, तो सऊदी अरब की पॉलिसीज़ में भी तब्दीली कहीं ना कहीं आ सकती है। वो इस तरह के जब पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि IMF की शराइत अगर आप पूरी करेंगे तो फिर हम आपके साथ जो है वो इस किस्म का तावन करेंगे। तो अब ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है जिस तरह IMF के साथ शराइत हैं तो सऊदी अरब के साथ भी किसी न
किसी सतह पे अच्छा। जो है वो शरायत का मामला हो। उसकी एक और वजह भी है कि पहले ये होता था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक रिफ्ट थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को रखने के लिए अपने कैंप में सऊदी अरब जो है वो अकोमोडेट करता था, लेकिन सऊदी और ईरान के दरमियान जो है वो सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात जब से बेहतर हुए तब से ये चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं। और अब हो सकता है कि जब अगर वो विजिट के लिए मान जाएं और उसके बाद जो है कोई आउटकम हो। चलें ठीक है, आगे देखते हैं रिलेशनशिप किस तरह आगे बढ़ता है। नजमुल साकिब साहब, आज आप क्या सवालात लेकर आए नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। देखिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि सोना 2,45,200 रुपये 2,45,200 रुपये फ़ी तोला हो गया है जी। डॉलरों और सोने में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो शायद इसमें खुशखबरी हो। ज़रूरी सवाल ये है कि वो सारे गरीब वालिदैन जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों की शादियां करनी हैं, वो किस दरवाजे पे जाके फरियाद करें। आज का गैर ज़रूरी सवाल, 8 फरवरी के इंतखाबात में एक तासुर ये भी हमें मिला कि अगर खान किसी खंबे को खड़ा कर देगा तो वो खंबा जीत जाएगा। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी निकली। गैर ज़रूरी सवाल ये कि वो खंबे जो नेशनल असम्बली में पहुंच चुके हैं आजकल कहाँ ईस्तादा हैं। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, इस सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।